So hello my dear students, I hope you all are good and well. बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, राइट? तो चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना अर्थमेटिक का चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं पूरे एनसीईआरटी, पूरा एग्जाम्पलर, पूरे 15 साल के पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर फुल वन शॉट बना रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक की चीजें मिलेगी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। अब आपको क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो इस लेक्चर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल रहे होंगे, राइट? ओके, तो चलो बिना देरी के करते हैं शुरुआत विद द न्यू चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि चल रही हो, ठीक है, लगातार जो चल रही हो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन, जो लगातार प्रोग्रेस कर रही हो। अब वो ऊपर की तरफ भी प्रोग्रेस होता है, नीचे की तरफ भी नहीं। प्रोग्रेस मतलब आगे की तरफ बढ़ना, नीचे की तरफ डिक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो चीजें होती हैं, याद रखना हमेशा। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, एक होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में होता है। दूसरा होता है अपना डिक्रीमेंट, जो कि नीचे की तरफ होता है, डाउनफॉल किसी को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हो, कभी भी कोई भी एक शेयर ऊपर जा रहा होता है, फिर एकदम से मिडिल रेंज में आता है, फिर एकदम ऊपर चले जाता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका हाई पॉइंट होता है, और यहाँ लो ये हो गया इसका लो पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ डिक्रीमेंट, नीचे की तरफ आया, और यहां से इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसा कुछ होता है अपना प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मतलब होता है जहां पर हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स की सम की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, ठीक है, वो होता है अर्थमेटिक। अब इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अब हम डिसाइड कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 1990 के आसपास की, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं। ओके, 1980 के पास राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी थी, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर की सैलरी थी वो कुछ थी 8000 रुपीज, ठीक है, जिसको हम लोग 8K भी लिखते हैं, राइट। उसकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की सैलरी थी वो कितनी थी? 8000 रुपीज, जिसको हम बोल सकते हैं 8K। ओके, अब क्या हुआ, उसने बहुत अच्छा काम करा, सो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब उसकी सैलरी बढ़ रही होगी, या तो वो जॉब स्विच करेगा, राइट। ओके, तो अगर फर्स्ट मंथ की सैलरी में कह रहा हूं 8K है, अब उसकी सैलरी मैंने बोला कि 500 रुपीज इंक्रीज हो गई। भाई पहले के टाइम बात हो रही है 1980 की, अभी की चीज को मत ध्यान देना, ठीक है। ओके, सो उसको 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, तो जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी कितनी होगी? 8500 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.5K। ये कब की बात है? ये हो गया इसकी सेकेंड ईयर की सैलरी। तो उसको कितने पर रुपए का इंक्रीमेंट मिला? तो आप बोलोगे ओके, वहां पर हमें मिला 500 रुपीज का इंक्रीमेंट। ऐसे उसे थर्ड ईयर में फिर 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, तो थर्ड ईयर में उसकी सैलरी, मतलब पूरी एनुअल सैलरी बोल सकते हो कितनी होगी? 9000 रुपीज। ऐसे ही हर साल उसे मिलते जा रहा था 500 रुपीज का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा, तो अब कितना हो गया? 9.5K। सो अगर आप यहां पर देखो, आपको कॉमन चीज मिलेगी क्या, कि हर साल जब भी इंक्रीज हो रही है सैलरी, एक फिक्स्ड मनी हो रहा है, ना तो 600 हो रहा है, ना तो 800 हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है, राइट, दैट इज 500 रुपीज। अब इसको बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इसको सीरीज में लिखता हूं, इसी चीज को अगर मैं सीरीज में लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर की सैलरी थी वो 8000 रुपीज थी, सेकंड ईयर की जो सैलरी थी वो कितनी थी? 8500, थर्ड ईयर की सैलरी थी वो है 9000, फोर्थ ईयर की सैलरी थी वो 9500 एंड दिस गोज ऑन। तो अगर आप देखो ध्यान से, हर साल 500 रुपीज का इंक्रीमेंट उसे मिल रहा है, जो कि क्या है? फिक्स्ड है। ये चीज समझना है ध्यान से। क्या चीज हमने समझी कि भाई हर साल इंक्रीमेंट जरूर हो रहा है, और हर साल जितना भी इंक्रीज हो रहा है, 500 रुपीज, या फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी बात करूं तो भाई आपका मान लो इंक्रीज हो रहा है लाख रुपए पर ईयर, आपके 4 लाख 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है, राइट। ओके, तो जो हमेशा जो पहला होता है, या फिर हम इस पूरे सीरीज में ये सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पूरे सीरीज में अब देखो, ईच वन, जो हर एक चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टर्म। ध्यान समझ लो, 8000 क्या है? एक टर्म हम मान लेते हैं।
हर ईयर में कुछ कुछ चीजें हो रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर एनम सैलरी डिसाइड की जा रही है, तो जो हर बार हमें मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म, राइट। तो हर बार जो नंबर आ रहा है हमने इसको बोला दैट इज सेड टू बी एज टर्म, ओके। अब ध्यान से देखो 8000 क्या था, फर्स्ट ईयर की सैलरी थी, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट ईयर की, तो मैं बोल देता हूं ओके इट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। ध्यान समझना, हर एक पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज सेड टू बी एज टर्म। अब पहले ईयर की सैलरी थी इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, फर्स्ट टर्म। सेकंड ईयर की सैलरी को आप क्या बोलोगे, सेकंड टर्म। थर्ड ईयर की सैलरी को थर्ड टर्म, राइट। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है सर, ऐसे इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिख पाएंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं A1 से, फर्स्ट टर्म। सेकंड ईयर है A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो अब इसको समझ में आ गया कि भाई ए टर्म क्या होगा, हमने समझ लिया ओके। टर्म की अगर बात की जाएगी तो हमें ए याद रखना है, राइट। सो जब कभी भी हमें टर्म की बात करनी है हमेशा याद रखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। अगर वो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ की बात हो रही है या पहला टर्म है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A4, ऐसे चौथा है तो A4, ऐसे करते करते जितने भी टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस कर सकते हो, राइट। तो हमें पता चला कि ये सारे जो सीरीज में थे, प्रोग्रेशन में थे, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट, वो सारे क्या हुए, दे आर कॉल्ड एज टर्म। हर एक चीज, हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज सेड टू बी एज टर्म। अब जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज गोज ऑन, और जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें दैट इज A1, A2, A3 एंड A4 एंड इट गोज ऑन। जितने नंबर होंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई n नंबर होगा, इफ देयर इज n नंबर तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी एज an। क्या बोलोगे आप, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स इट इज सेड टू बी एज an, जो हम सेकंड एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक समझ में आ गया टर्म क्या होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर 500 रुपीज फिक्स्ड है, ये हर बार बढ़ रहा है, तो अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट एज वेल इन डिटेल। ओके, तो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बात करी है टर्म के बारे में। अब आपको मैंने बोला था कि हर बार सैलरी कुछ फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट। ओके, सो हमें पता चला कि ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, इस लिस्ट में जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, टर्म, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। पहला होगा तो A1, दूसरा होगा तो A2, तीसरा होगा तो A3, चौथा होगा तो A4 एंड इट्स गोज ऑन। जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, अगर n नंबर है तो an हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इससे हमें समझ में आएगा कि वो हर बार 500 रुपीज का फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी क्यों ऐड ऑन हो रहा था, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर होता है तो क्या होता है, राइट। क्या लिखा है, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब हो जाएगा पीछे, हर बार हम अपने पीछे वाले नंबर पे कोई चीज ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सर इतनी बड़ी इंग्लिश वाली डेफिनेशन समझ नहीं आई, कोई बात, ध्यान समझना। लिखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बेसिकली लिस्ट होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म, ठीक है। अब वो हर बार कैसे मिलता है, जब हम उसमें कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं। जैसे कि यहां पर 8000 था फर्स्ट ईयर की सैलरी, इस पे हमने क्या ऐड करा, 500 रुपीज, तो ये कितना हो गया, दैट इज 8500 रुपीज। फिर इसमें मैंने क्या ऐड करा, फिर मैंने इसमें 500 रुपीज करा। तो आप देखो ध्यान से, हर बार मैंने 500 रुपीज दैट इज फिक्स्ड नंबर पीछे वाले नंबर पे ऐड करते गया, उसको मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता गया, राइट। सो इसे हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली जो 500 है, अगर मैं बोलूं A1 मेरा 8000 रुपीज है और A2 मेरा 8500 रुपीज है। अब मुझे पता करना है कि भाई इन दोनों मैंने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करा, या फिर व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड नंबर मैंने ऐड करा है A1 में जो मुझे A2 मिला है। कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। भाई दूसरे से पहले को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8500 माइनस 8000, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो हर बार मैंने कितना ऐड करा है, 500। अब ये जो मैंने ऐड करा है इसको बोलते क्या, राइट। सो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं कैपिटल डी या स्मॉल डी, और इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस।
कॉमन मतलब सब में सेम होगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब पूरी सीरीज में वो नंबर सेम होगा, जैसे मैंने आपको बोला था फिक्स्ड नंबर, तो वो कॉमन हो गया। डिफरेंस मतलब भाई दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, जितनी बार माइनस करेंगे वो नंबर सेम आना चाहिए, राइट? तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? दैट इज 500, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी या कैपिटल डी होता है। अब सर क्या हर बार जरूरी है कॉमन डी या डी या फिर जो फिक्स्ड टर्म वो सेम है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो आता है तो क्या कंडीशन होगी, नहीं आता तो क्या कंडीशन होगा? बेसिकली दो चीजें होती हैं, ध्यान समझिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे क्वेश्चन बन जाता है आपका ऑब्जेक्टिव पे या असर्शन रीजन, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ध्यान से सुना एक बार, अगर आपकी पूरी सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस निकालो, जैसे अगर मैंने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला पहला, तो मैंने बोल दिया d1, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा d2, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा d3। अगर पूरी सीरीज में या पूरे नंबर ऑफ लिस्ट में सारे कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं, जो कि है 500 रुपीज, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कंसीडर करा जाएगा? दिस सीरीज विल बी कंसीडर्ड एज एन एपी। ऐसे सीरीज को हम एपी बोलेंगे कि हाँ ये एक एपी का सीरीज है। क्या समझे? ध्यान से, मैंने बोला इफ आई एम गेटिंग इक्वल कॉमन डिफरेंस इन होल सीरीज, पूरी सीरीज में हर जगह मुझे कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, चाहे वो d1 था, d2 था या d3, हर जगह अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आप उस सीरीज को क्या बोल सकते हो कि हाँ ये पूरी सीरीज एपी है। अगर सर नहीं आएगा तो उसके लिए सेकंड केस, अगर आपका कॉमन डिफरेंस नहीं आता, इट इज नॉट इक्वल, हर बार अलग आता है, मान लो एक बार आ गया 500 रुपीज, एक बार आ गया 450, एक आ गया 600, ठीक है, तो ऐसे केस में वो पूरी सीरीज एपी नहीं कहलाएगी, दैट होल सीरीज इज नॉट एन एपी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। समझ में आ गई बात? तो हमें पता चला कि जो सीरीज होती है उसमें हर एक नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। उन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस आता है। कॉमन डिफरेंस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d या कैपिटल D, इट डिपेंड्स ऑन यू। हर बार अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो पूरी सीरीज क्या होगी? इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एक एपी नहीं है। यहां से हर बार एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आएगा पीछे और रिवाइंड करके जरूर देखना और बताना, ठीक है। और अभी तक बताना लेक्चर कैसे लग रहा है, कमेंट्स में जाके लाइक जरूर करना मेरे भाई, और कमेंट में बताओ अभी तक के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नई चीज समझते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस हमेशा हर बार सेम होगा, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो? व्हाट आर द कंडीशन फॉर कॉमन डिफरेंस? हम बात कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस होने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कॉमन डिफरेंस के 3 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, या तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा या असर्शन रीजन में बन सकता है, ठीक है। समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखो। मैंने बोला फिक्स्ड नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, या फिर हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, सेकंड केस है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, थर्ड केस है कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। तो याद रखना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। सर कैसे समझिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसके लिए एग्जांपल से समझाता हूं। तो इसको याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ लिया क्या कॉमन डिफरेंस कभी जीरो हो सकता है? तब बोलोगे यस इट इज पॉसिबल। कैसे? एग्जांपल देखो, मैंने बोला पहला एग्जांपल 147, 148, 149, हमने कोई भी चीज को मेजर करा, ठीक है। पहले की हाइट आ गई 47, दूसरे की हाइट आ गई 148, तीसरे की हाइट आ गई 149। तो मैंने वाला बोल दिया भाई पहले वाला हो गया A1, दूसरा वाला हो गया A2 और तीसरा वाला हो गया A3। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? हमें पता है कॉमन डिफरेंस D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता था, दैट इज A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 148 माइनस 147, तो ये 1 आ गया, पॉजिटिव में आंसर आया। ऐसे में एक और कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, ये मैंने D1 निकाला है, ठीक है। अब मैं D2 निकालूंगा, क्यों कंफर्म करना है? मुझे ये कंफर्म करना है कि इस पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था,
अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एक एपी नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन होल सीरीज इज सेड टू बी एज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सेकंड टर्म से निकालता हूं, मतलब a3 माइनस a2 करते हैं अगर हम, तो हो जाएगा 149 माइनस 148, तो देखो 1 आ रहा है। ध्यान से देखें तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये AP तो है। और यहां पर आप देखो दोनों कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहे हैं, +1, तो हमें समझ में आ गया यस कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर? ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा है -3.1 -3.0 -2.9, तो अगर मुझे d1 निकालना है तो a2 माइनस a1 -3 ऑफ -3.1 माइनस फॉर्मूला का, और इसका हम नंबर करेंगे तो हो जाएगा -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1, तो आंसर क्या आएगा बताओ, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं यस, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो अगर 3.1 में से 3.0 जाएगा तो आंसर 1 आएगा, राइट। और अगर यहां पे भी ऐसे कर लें d2 तो हो जाएगा -2.9 माइनस ऑफ -3.0, तो हो जाएगा -2.9 प्लस 3.0, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3.0 में से 2.9 तो 1, तो क्या आ जाएगा 1.1 आएगा नहीं, क्योंकि यहां से तो कैरी जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो आगे 0.1। अब मुझे यहां ध्यान से बताओ, यहां पर हमारा आंसर क्या आया था 0.1, यहां पे 0.1, तो आंसर डेसिमल में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये क्या कहलाएगा, ये भी एक एपी होगा, राइट। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की, दैट इज 2 2 2 2, आप बोले सर सेम नंबर्स, बिल्कुल ये एपी होगा। कैसे? अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो ध्यान से देखो, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं इसका तो 2 - 2 0 आ गया। अगर मैं इसका निकालता हूं d2 का, ये भी 2 - 2 0 आ गया। ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो हाँ, सभी के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, मतलब ये एक एपी तो है। और अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था कंडीशन, यस। तो यहां पर हमें समझ में आ गया ओके कि हमें पता चला कि जब भी एक एपी होगा, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है देन इट इज फॉर्म ऑफ एपी। पहली चीज, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तीसरा, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। आई थिंक इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। आप समझ लो, अगर इतना समझ गए ना तो 20% चैप्टर हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि एपी के भी दो फॉर्म होते हैं। बेसिकली एपी इज बोर्डेड डिवाइडेड टू 2 फॉर्म, ठीक है। एक होता है डेफिनिट एपी, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब कोई भी चीज जो फिक्स्ड होगी, ठीक है, कोई भी चीज जो कि फिक्स्ड होगी। इनडेफिनिट मतलब कोई भी चीज जो फिक्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेके 50 स्टूडेंट्स के मेरे पास डेटा आएगा कि हाँ भाई इस स्टूडेंट का नेम ये है, इस स्टूडेंट की हाइट इतनी, यहां पर मेरे पास फिक्स्ड नंबर्स हैं, राइट। बट अगर मैं बोलूं कि टेल मी, अगर आज आपकी सैलरी 2025 है, जब तक आप जियोगे सैलरी क्या क्या होगी, आपके पास फिक्स नहीं है, कब तक हूं मैं, राइट, और उसके हिसाब से क्या सैलरी होगी, क्या होगा। तो जहां पर कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती, वेयर नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड, इट इज सेड टू बी एज इनडेफिनिट एपी। जहां पर चीजें फिक्स्ड होती है उसे हम बोलते हैं डेफिनिट एपी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ एन एपी। तो दो टाइप को फटाफट समझते हैं, इनफिनाइट और फाइनाइट। डेफिनिट भी बोल सकते हैं, या फिर जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा फाइनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। फाइनाइट मतलब होता है जहां पर चीजें फिक्स्ड होती है। जैसे अगर मैं एक क्लास में हाइट की बात करता हूं, मान लेते हैं सबसे जो छोटा बच्चा उसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर और जो सबसे लंबा बच्चा उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो 10 हाइट आएगी, तो यहाँ पर हमारे 10 हाइट क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, wherever the number of terms are fixed, जहां पर टर्म्स फिक्स्ड होते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका, 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर हो रहा है, जो सबसे कम नंबर है वो 20 और सबसे हाईएस्ट नंबर है 98। अब हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 नंबर्स ही आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। तो जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखना यहां से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बनता है, जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके फिक्स्ड होंगे, whenever the number of terms are fixed,
वो किसमें कंसिडर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड इन फाइनाइट एपी। अब जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होंगे, जैसे अगर मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर्स बताओ 1 के बाद कितने आएंगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 फाइनाइट, पता ही नहीं है, इनफाइनाइट है, राइट। तो जहां पर आपके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, ठीक है। जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी एज इनफाइनाइट एपी। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, ध्यान से देखना। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज के, सेकंड एक्सरसाइज के, पूरा चैप्टर कवर करा है विद एनसीईआरटी एग्जाम पर 15 साल के पीवाईक्यूज। अगर यहां तक चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है लेक्चर, और चैनल को लाइक जरूर करना, दोस्तों से शेयर कर दो, लास्ट टाइम है ना वो भी पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से पूरे चैप्टर्स को सीरीज में डाले, आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सब कुछ डाल रखा है, तो आप वहां से जाकर रिवाइज करो, और उनमें से मैं कह रहा हूं डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। 15 साल का पेपर एनालाइज करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा, और एक बड़ा सा सरप्राइज है जो आपके 10 डेज के गैप में जरूर आपको मैं रिवील करने वाला हूं सून। ओके, चलो लेट्स गेट बैक। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये होता क्या। सो मैंने आपको बोला था कि भाई ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, राइट, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट, और मान लो हमारे पास nth टर्म, हमें नहीं पता वो क्या है, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, a n से। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बन के आता है कि भाई पहला हो जाता है a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कैसे बनता है, a में हम लोग कुछ ऐड करते हैं, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम ऐड करते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम ऐड करते हैं 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से जाता है। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं बेसिकली द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखना कि अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो आपको याद रहना चाहिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 4d, एक एक नंबर बढ़ाते जाना, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d एंड इट्स गोज ऑन, ठीक है। जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, nth मतलब हमें नहीं पता कौन से टर्म की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब an, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, जो कि इस साल के सीवाईक्यू या आप बोल सकते हो टीवाईक्यू बन सकते हैं, दैट इज दिस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 1 मार्कर या 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि एपी चेक करना होता है, कैसे चेक करना होता है। सो ये पूछ रहा है चेक दिस फॉर्म एन एपी और नॉट, ये सीरीज सारे एपी में है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर हम क्लियर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सीरीज हमें क्या दे रखा है 2 4 8 16। अब ध्यान से देखना, यहां पर सारे नंबर्स क्या होंगे, दे ऑल नंबर्स जो सीरीज में प्रेजेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दे ऑल आर सेड टू बी एज टर्म्स, ठीक है। जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म होगा तो a1, दूसरा टर्म a2, ऐसे तीसरा टर्म a3 और चौथा a4। अब मैंने आपको बोला था AP निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर किसी भी सीरीज में अगर आपको AP चेक करना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले निकालोगे इसको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब D कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा सेकंड टर्म और ये है फर्स्ट टर्म। सो अगर मैं D1 की बात करता हूं, पहला कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है, दैट इज 4, A1 क्या है, दैट इज 2, तो 4 माइनस 2 2 आ गया। अब हम निकालेंगे D2, ये D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4, तो 8 माइनस 4 4। क्या यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं। सो आप बोलोगे अगर देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, इनके सीरीज के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये सीरीज एपी फॉर्म नहीं कर रहा। रीजन,
उनकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर लिखा है भाई पहला टर्म हमारा दैट इज a1 ये है 2 a2 है दैट इज 5 तो यहां भी हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर हमें चेक करना है ये AP में है या नहीं, तो हम लोग क्या चेक कर रहे होंगे, सो बेसिकली हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब हो जाएगा, हम चेक करेंगे अपना D1, ये क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है वो हो जाएगा आपका 5/2, A1 क्या है दैट इज 2, कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो 5 माइनस ये 2 हो जाएगा दैट विल बी 4, आंसर क्या है 1/2, पहला कॉमन डिफरेंस आया 1/2। ओके, अब ऐसे ये हो गया आपका A1 A2, अब हम करेंगे A2 A3, दैट विल बी योर सेकंड कॉमन डिफरेंस D2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 माइनस 5/2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, आंसर क्या है 1/2। अब ध्यान से देखो दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, ऐसे तीसरे का भी चेक कर लो, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट आई हैव चेक, ठीक है, मैंने वो चेक कर लिया। अब ध्यान से देखो, जब कभी मैंने बोला आपको सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट फॉर्म एन एपी, तो ये पूरी सीरीज क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, क्लियर हो गया। यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, दैट इज डिफरेंट, यहां पर आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। अगर अब मैं डेसिमल की बात कर लेता हूं, क्या इसमें ऐसा कोई चेंजेस आता है, सो लेट्स सी दैट। तो यहां पर आप देखो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म A1, ये हो जाएगा आपका सेकंड टर्म एंड दिस विल बी योर थर्ड टर्म। तो हम पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज D1, A2 माइनस A1, A2 मतलब 0.22 माइनस 0.2, 0.22 माइनस 0.2, यहां पर कुछ नहीं होगा 0, तो 0 ये हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 0.02, ये आया पहला कॉमन डिफरेंस। ऐसे अगर मैं सेकंड कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं D2 की, तो हम इससे निकालेंगे A3 और A2, दैट इज A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22, अब इसको माइनस करते हैं 0.222, 0.22 कुछ नहीं मतलब 0, तो ये जगह 2 0 0.002, ठीक। क्या इन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, नहीं, ये है 0.02, ये है 0.002, तो whenever there is no same common difference, यहां पर जब सेम कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, so this series does not form an AP। I think इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा कि भाई कॉमन AP निकालने के लिए क्या करना है, अगर किसी भी सीरीज को AP चेक करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस, अगर सारे सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा then it forms an AP, अगर सेम नहीं आएगा that series does not form an AP। चलो अगर अब आपसे पूछते हैं कि भाई एक इसी को मैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन चेंज करता हूं, तो हाउ वी विल सॉल्व दैट, लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखते हैं, कभी कभी आते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन बेसिकली आया हुआ था, 2016, 2012 एंड 2019, इस टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, सो लेट्स सी दैट एज वेल, ठीक है। क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब जो पहला किलोमीटर जाएगा उसके लिए कितना फेयर ले रहा है वो, दैट इज ₹15, ठीक है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, जो भी हमने फिक्स करा कि भाई यहां से मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा, ठीक है, उसका जो फिक्स है वो कॉस्ट कितना बोल रहा है कि भाई स्टार्टिंग 1 किलोमीटर अगर मैं जाता हूं मैं लूंगा 15 रुपीज। अब 1 किलोमीटर से अगर आप बढ़ते हो तो मैं उसमें हर बार कितना एडिशनल चार्ज करूंगा, दैट इज 8 रुपीज फॉर दैट। तो पहला वाला टर्म क्या हो गया, दैट इज a इक्वल्स टू 15, ये हो गया A1। A2 कैसे बनता था, a प्लस d, a तो 15 हो गया, हर बार एडिशनल कौन सा जुड़ रहा है, 8 रुपए जुड़ रहा है, सो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 दैट विल बी 23, ठीक है। ऐसे ही हमें अगर बोला जाए तीसरा A3 निकालना तो क्या होगा, a प्लस 2d, तो a कितना हो गया 15, 2 इंटू डी कितना था, d मतलब हर बार एडिशनल चार्जेस, फिक्स एडिशनल चार्ज कितना 8 रुपीज, तो 8 2 जा 16, तो 15 प्लस 16 दैट विल बी 31। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी, दैट इज नंबर लिस्ट ऑफ सीरीज। अब यहां पर अगर आप देखो तो A1 हमारा 15,
A2 है हमारा 23 और A3 हमारा 31, ठीक है। सो दिस फॉर्म एन AP। अब ये इंक्रीज हो जाएगा जैसा जैसा हम अगर किलोमीटर ले जाते हैं। तो क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? यस, बिकॉज हर बार एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है और सभी के कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज 8। सो दिस फॉर्म एन AP। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से भी बोलता है कि AP बना दो। तो आपको याद रखना, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा हम टिपिकल समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब हम एक वेल को खोद रहे हैं, डिगिंग मतलब गड्ढा करना। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो बोला कि ठीक है, जो पहला मीटर मैं खोदूंगा मैं इसको लूंगा 150 रुपीज, और इसके बाद जितना भी खोदूंगा उसमें हर बार 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। भाई पहला किलोमीटर खोदा, पहला मीटर किलोमीटर जो भी है, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है बेसिकली मीटर। अगर पहला मीटर मैंने खोदा 150 रुपीज लूंगा, लेकिन 1 मीटर के बाद अब जितना खोदूंगा उसमें हर एक किलोमीटर पे मैं एक्स्ट्रा चार्ज करते जाऊंगा, दैट इज 50 रुपीज। तो यहां पर A1 कितना हो गया? 150। A2 क्या हो जाएगा? 150, फिर एडिशनल चार्ज दैट इज 50 रुपीज। ये कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। ऐसे अगर मैं बोलता हूं A3, तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी 200 प्लस 50। सर ये क्या करा? ये समझ नहीं आया, इसको फिर से बेसिक से कर लो। तो मैंने क्या बताया था आपको? A प्लस 2D। A कितना है? 150, 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 100, तो ये बन जाएगा आपका 250। तो अगर आप ध्यान से देखो, हर बार ये ग्रेजुअली 50 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, मतलब D तो यहाँ पर फिक्स है। हर बार कॉमन डिफरेंस सेम है, दिस फॉर्म एन AP, ठीक है। AP बन रहा है और इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। किसी भी स्टार्टिंग चीज का फिक्स है, एडिशनल चार्ज हर बार जुड़ते जाएगा, जो कि क्या होता है? फिक्स्ड टर्म, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो हमेशा क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी, ठीक है। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक स्मॉल सा क्वेश्चन बच रहा है जनरल फॉर्म ऑफ AP का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आप ये समझ लो कि आपका 30% ऑफ सिलेबस हो चुका है। नाउ 70% बचा है, जो कि हम तुरंत कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर को। बस यहां तक अगर देखना, पूरा एंडिंग तक जरूर देखना। चीजें यहां तक अगर समझ गए तो आगे और अच्छे से समझ में आएंगी, और मैं डिटेल में चीजों को समझा रहूंगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इसको देख लो, बस बहुत है, मोर देन इनफ है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 2014 में, 2019 में एंड 2011 में, ये 3 बार आया हुआ मल्टीपल टाइम्स, राइट। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? इसमें बोलना राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें पूरे 4 टर्म लिखने हैं, मतलब A1, A2, A3, A4। अब कैसे निकालोगे? आपको सिर्फ दे रखा है A और D। तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ AP बताया था, दैट इज लेके समझते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इसमें हमें 4 टर्म्स निकालने हैं। A और D दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सो मैंने आपको अभी को बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ AP, हर बार इस क्वेश्चन में याद रखना, इसको लिखोगे, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या होता है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जनरल फॉर्म AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, दिस विल बी योर सेकेंड टर्म, दिस विल बी योर थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म। हमें कितने निकालने हैं? बेसिकली हमें 4 टर्म्स ही निकालने हैं। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अब यहां पर अगर आप देखो, अगर मुझे A1 निकालना है, A1 मतलब A फर्स्ट टर्म, वो तो दे रखा है, तो एक तो मेरा हो गया 10। अब अगर मुझे सेकेंड निकालना है, दैट इज सेकेंड टर्म, ये क्या होता है? A प्लस D, मतलब फर्स्ट टर्म में कुछ चीजें ऐड होंगी, वो बनेगा क्या? दैट इज योर सेकेंड टर्म। तो यहां पर D दे रखा है अपने को 10, A कितना था? 10, तो 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20, ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। ऐसे हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज A प्लस 2D, ठीक है। देखो ध्यान से एक चीज नोटिस करना, अगर 3 निकालना है तो उसमें एक कम, 4 निकालना है उसमें एक कम, सेकेंड निकालना था उसमें एक कम, जिसने टर्म को बोला जाएगा। ध्यान से एक लॉजिक देता हूं, यहाँ पर जिस टर्म की बात करी जाएगी, मान लो A20 निकालने के लिए बोला 20th टर्म, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक कम, तो क्या बन जाएगा? A प्लस 19D। अगर आपसे बोला गया कि A100 निकालो, तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस 99D।
जितना नंबर ऑफ टर्म बोला जाएगा उसमें कम कर देना। ए तो फिक्स रहेगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस में हल्का सा एक मल्टीप्लाई इसमें कम कर देना। अगर मैं आपसे बोलूं ए 900 निकालो तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 899, समझ में आएगा, एक आपने कम कर दिया। क्लियर, ओके। अच्छा, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा 10, 2d मतलब 2 इंटू 10, सो इट विल बी 10 प्लस 20, ये आ जाएगा आपका 30। ऐसे हमें अगर a4 निकालना है तो a4 क्या होगा, a प्लस 3d, a कितना है 10, 3d मतलब 3 इंटू 10, सो 10 प्लस 30, ये आ जाएगा आपका 40। तो AP का जो सीरीज बना वो क्या बना, तो आप बोलोगे ओके, जो हमारा AP का सीरीज बना वो आया था फर्स्ट टर्म दैट इज 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और ये हो गया 40 एंड इट गोज ऑन। हमें तो सिर्फ 4 टर्म बताने थे, हमारे 4 टर्म निकल गए। तो इस तरीके से फॉर्मेट का यूज करके हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ AP का यूज करेंगे। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बोला था। इससे हम लोग सारा अपना AP का पूरा सीरीज निकाल सकते हैं। क्या ये सिर्फ नॉर्मल नंबर्स के लिए होता है? सर ये नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन में काम करेगा? क्या ये डेसिमल में काम करेगा? लेट्स चेक इट आउट। काम करेगा, ये मैं बता दे रहा हूं पहले से, आप लोग मेरे साथ में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप समझते हैं इसको। तो यहां पर भी मैं वो बोलूंगा भाई जनरल फॉर्म ऑफ AP इसको लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ AP यहां पर हमने लिख दिया। इस लाइन को लिखना है दैट इज a प्लस, इसको हर बार लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते ये चला गया, ठीक है। अब यहां पर आपको a1 दे रखा है दैट इज -1, ठीक है, पहला टर्म आ गया। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। अच्छा यहां पर ध्यान देखो मिस्टेक, यहां पर सेकंड टर्म बोला था एक कम होगा ना, a प्लस d होगा दैट इज 1d, d कितना है हमारा 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं -1 प्लस 1/2, तो अगर मैं देखूं 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो -2 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा -1/2। तो मेरा जो सेकंड टर्म है वो कितना आ गया दैट इज -1/2, ठीक है। ऐसे मैं थर्ड टर्म निकालूंगा, कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज a3, a प्लस एक कम दैट इज 2d, a क्या था -1, 2 इंटू d कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया थर्ड टर्म दैट इज 0। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल। पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस नहीं माना चाहिए, तो वो पूरी सीरीज AP फॉर्म करेगी, डेफिनेटली करेगी, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं A4 की, तो a प्लस एक कम 3d, a अपना कितना था, a था हमारा -1, 3 इंटू 1/2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, एलसीएम हो जाएगा 2, -2 प्लस 3, फिर बन जाएगा 1/2। तो जो फाइनली अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका AP का फॉर्मेट क्या है, तो पहला हो गया -1, सेकेंड टर्म आया था हमारा -1/2, थर्ड टर्म आया था दैट इज 0 और फोर्थ टर्म आया था दैट इज 1/2। तो ये बन गया हमारा AP, ठीक है। तो इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है, चाहे वो नंबर डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, सब में सेम फॉर्मेट, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, राइट। अब इस क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क देना चाहता था बट नहीं, आप रुको, वीडियो को पॉज करो, मेरे साथ कर सकते हो आप, ठीक है। आप देखो यहाँ पर A1 हमारा दे रखा है -1.25, ये लाइन सेम लिखनी है, ये लाइन और ये लाइन वापस से यहाँ पर सेम लिखनी है, दो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब A2 निकालना है, ये क्या हो जाएगा a प्लस एक कम d, -1.25 प्लस -0.25, तो माइनस प्लस माइनस होता है -1.25 -0.25, तो भाई 5 5 10 1 कैरी 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा -1.5 आया A2। ऐसे हम A3 निकालेंगे, a प्लस एक कम दैट इज 2d, तो a हमारा कितना था -1.25 प्लस 2 इंटू -2.25 -1.25, इसका डबल, तो भाई 25 का डबल 50 होता है, तो ये हो जाएगा -0. माइनस प्लस माइनस 50, तो ये क्या बनेगा दैट विल बी 1.75। ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता हूं तो ये बनेगा a प्लस एक कम दैट इज 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ठीक है।
-1.25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 0.75, तो 5 5 10 और ये हो जाएगा 9, फिर ये 10 और ये हो जाएगा 2, तो -2। तो जो इसका एपी की जो सीरीज बनी दैट इज फर्स्ट टर्म इज -1.25, सेकेंड टर्म -1.5, थर्ड टर्म -1.75, फोर्थ टर्म -2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक एपी की सीरीज बना सकते हैं। तो अभी तक हमने पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर लिया फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर एंड आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल। ठीक है, जहां पर हमने पढ़ लिया फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई एपी दो फॉर्म के होते हैं, इनफिनाइट, फाइनाइट। जहां पर फिक्स्ड होते हैं वो होते हैं फाइनाइट, जहां पर फिक्स्ड नहीं होता क्या टर्म्स, ठीक है, वो होता है इनफिनाइट। उनके नाम से समझ में आ रहा है, इनफिनाइट मतलब अनलिमिटेड, रुका रहता है, इनफिनाइट साइन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ठीक है, जिस टर्म को निकालना है उसमें एक कम। अगर मैं बोल रहा हूं ए 100 निकालो तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 99डी, 100 में एक कम। अगर मैं आपसे बोलता हूं 50 निकालो तो ए प्लस 49डी। नाउ let us move to the next important topic, that is nth term of an AP. Okay, so now let us move to the next important topic. अभी तक हमने अपना 40% AP खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं nth term of AP, जहां से मल्टीपल टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मैं यहां पूरे कवर करूंगा। ठीक है, so let's start the important topic, that is nth term of an AP। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास एक सीरीज है, फर्स्ट टर्म को हमने बोला A, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज ए। ठीक है, उसके बाद आता है डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना हमने अभी तक बेसिक सीख लिया था, राइट। ओके, nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब क्या होगा, nth टर्म मतलब मुझे नहीं पता कौन सा निकालना है, मुझे दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, बट मैं कह रहा हूं n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर मैं इनफिनाइट नेचुरल नंबर की बात करता हूं, there are n number of natural numbers, right, starting from 1। ठीक, a1 1 हो गया, a2 it goes on in the series। बट अगर आपसे मैं बोलता हूं nth टर्म का बताओ, तो क्या आपके पास n फिक्स्ड है, नहीं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनाई गई है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो यहां पर an मतलब होता है nth टर्म, ठीक है, मतलब जिस टर्म के बारे में बात होगी वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो n का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने बोला लेट अस सपोज सेकंड टर्म, तो आप क्या लिखते थे a2, तो यहां पर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनता था, a प्लस एक का मतलब आप लिखते थे a प्लस डी। बट ये बनता कैसे, हाउ वी हैव कम टू दिस, क्या तरीका होता है, तो याद रखना जितना नंबर यहां होगा उसका एक कम होता है, ये शॉर्ट तरीका, बट एक्चुअल आइडेंटिटी है क्या। अगर हमें कभी भी किसी भी nth टर्म को निकालना है, दैट इज an, ठीक है, दैट इज an, और n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जहां पर मैंने आपको बताया ये होता है nth टर्म ऑफ an, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑफ एन एपी, राइट। ओके, ए मतलब क्या होगा, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दिस इज सेड टू बी एज फर्स्ट टर्म। ओके, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और डी मतलब हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे a 200 बताओ क्या होगा, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस, मैंने बोला था एक कम, कैसे होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, दैट इज 200, तो क्या हो जाएगा a प्लस 200 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 199 इंटू डी। जो मैं आपको कह रहा था शॉर्ट फॉर्मूला कि एक कम, वो इस तरीके से बनता है, राइट। सो हम किसी भी सीरीज में nth टर्म तक के क्या निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं, बस हमें इन सारी चीजों का फॉर्मेशन पता होना चाहिए, और यही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द
क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो होता है n, और an मतलब होता है nth टर्म ऑफ द एपी, कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। n मतलब उस नंबर पे, उस पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है वो होता है आपका nth टर्म। जैसे कि मैंने बोला a1 इक्वल्स टू 9, ये इसके nth पोजीशन पे 9 आ रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पर, दैट इज 1, ठीक है। ओके, नाउ अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जांपल से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आए, ठीक है। एग्जांपल के होंगे, इंटेक्स क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर के होंगे, और वही जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स 15 साल के पीवाईक्यूज में है वो मैं आपको कराने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू से बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है लास्ट 15 इयर्स में। पहला ये 2013, 2011 एंड 2018 में 3 बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 साल के गैप में, या इसके बाद आप कह सकते हो 5 साल के गैप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन समझते हैं। यहां मैंने बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले यहां पर क्या चीज दी है बोलो, यहां पर हमें एपी दे रखा है, तो आप लिखोगे द गिवन एपी, ठीक है। आप क्या लिखोगे, द गिवन एपी। क्या हमें दे रखा है एपी में, हमें दे रखा है दैट इज 2, 7, 12 एंड डैश डैश डैश। तो भाई पहला क्या होता है ऑलवेज, दैट इज ए, दैट इज योर फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम a1 भी कहते हैं। सेकंड आपको दे रखा है दैट इज a2 एंड थर्ड इज a3। ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है। ये एक पूरा एपी है, मतलब इसका एक कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, बट हमें क्या कॉमन डिफरेंस पता नहीं, दैट वी विल कैलकुलेट। सो अब हम इसका निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो d1 दैट इज a2 minus a1। a2 क्या है पर सेकंड टर्म, दैट इज 7, फर्स्ट टर्म दैट इज 2, तो 7 minus 2 5। ऐसे एक बार आप चेक करने के लिए d2 भी निकालो, क्या होगा, a3 minus a2। a3 मतलब 12 minus 7 दैट इज आल्सो 5। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब दिस फॉर्म एन एपी, दिस सीरीज फॉर्म एन एपी। ओके, अब मैं निकालना है, तो यहां पर बोला है फाइंड द 10th टर्म, मतलब 10th यहां पर क्या बता रहा है, हमें बोल रहा है दैट इज इक्वल्स टू n, ठीक है। हमें n की वैल्यू पता चल गई, हमें निकालना है 10th टर्म। अब आपको मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भाई a10 निकालना है, मतलब a कम कर दो, a प्लस 90, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मूला। या फिर आपको मैंने जो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताई है दैट इज an। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, बेसिकली an निकालना है। हमें n तो पता है, बट a10 के पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये तो a1 था, a2 था, a3 था, बट यहाँ पर आगे हम जाएंगे तो 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें निकालना है। सो ये क्या बन जाएगा, a प्लस n minus 1 into d, दिस इज द फॉर्मूला। हमें निकालना है a10, तो n की जगह आप क्या लिखोगे, 10, ओके। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2, फर्स्ट टर्म। n की पोजीशन पे क्या है, 10, ये हो जाएगा 10 minus 1। d की वैल्यू क्या आ रही है, 5, आप यहां पर लिखोगे 5। सारी वैल्यूज को ऐसे निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 minus 1 दैट इज 9, 9 into 5। इनके बीच में मल्टीप्लाई याद रहे, यहां पर लोग प्लस करते हैं, माइनर मिस्टेक, ध्यान देना, इनटू है, ठीक है। ओके, सो ये 2 प्लस 9 5 सा 45। आगे अगर हम देखते हैं तो 45 प्लस 2 47 होता है, तो हम बोल सकते हैं ओके 8/10 इक्वल्स टू 47। सो हमें पता चला कि जो 10th टर्म है दैट इज 8/10, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जो 10th पोजीशन पे आएगा आंसर दैट विल बी 47। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। यहां पर आप देखो ये क्वेश्चन रिसेंटली में आया 2023, 2017, 2015 एंड 2013। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। लिखा है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालना है, ठीक है। तो एपी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए दैट इज फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम एपी बना सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मेट से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। यस, ओके। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे बोल रहा है whose थर्ड टर्म इज 5।
थर्ड टर्म मतलब यहां पर हमें a3 दे रखा है, कितना है 5 है, और क्या लिखा है सेवेंथ टर्म इज 9, हमें मतलब सेवेंथ टर्म a7 दे रखा है 9। तो दो चीज हमें दे रखी है, अगर मैं इसको लिखता हूं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस 2d, थर्ड टर्म मतलब एक कम इक्वल्स टू 5, a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है मुझे 5, राइट। ऐसे अगर मैं लिखता हूं दैट इज a7 एक कम तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन में a निकालना होगा, d निकालना होगा, और आप सभी ने थर्ड चैप्टर में अपने पढ़ा होगा लाइक एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे जहां पर हम या तो कॉमन डिफरेंस d को पूरा एलिमिनेट कर देंगे या तो हम फर्स्ट टर्म a को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमारी एक पर्टिकुलर d या a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ओके, सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट इज an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिख दिया है a3 को क्या दैट इज a प्लस 2d, जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है दैट इज 5, और ऐसे मैंने a7 को लिख दिया है दैट इज a7 a प्लस एक कम 6d इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा जिसमें एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, क्योंकि दूसरे से पहले माइनस कर रहे हैं तो ये ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पर अगर आप इक्वेशन देखो तो क्या बन रही थी a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 6d में से 2d ही बचेगा तो दैट इज 4d, 9 में से 5 गया 4, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 4d इज इक्वल्स टू d। अब 4d मतलब मल्टीप्लाई है तो d मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, ओके ये 4 था, ये हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया दैट इज 1, राइट। d आ चुका है, d को अगर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा दैट इज a प्लस 2d, d कितना आया 1 आया, इक्वल्स टू किसके थे 5 है, सो a प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो माइनस 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारे को मिल गया दैट इज 3। a हमें मिल चुका है, d हमें मिल चुका है, हमें ap लिखना है। तो ap लिखने के लिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताया था, क्या, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन ap क्या होता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन ap दैट इज a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, राइट। तो हमारा a हमें मिल चुका है, मुझे फर्स्ट टर्म तो मुझे दिख रहा है, मुझे a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 निकालना है, राइट। अब अगर मैं a2 निकालता हूं तो a2 हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज a प्लस एक कम a प्लस d, a हमारा कितना है 3, d हमारा कितना था 1, तो 3 प्लस 1 4, ये आ गया हमारा सेकंड टर्म। ऐसे अगर मैं बात करूं a3 तो वैल्यू क्या होगा एक कम a प्लस 2d, a हमारा 3 था, d हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 3 प्लस 2, तो ये तो हमें दे रखा था थर्ड टर्म दैट इज 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं a4 निकाल लेते हैं, तो a प्लस एक कम 3d, 3 प्लस 3 इंटू 1, so 3 plus 3 that will be 6, तो a1 a2 a3 आ चुका है, राइट। सो हम लिख सकते हैं हमारा जो ap आया दैट इज क्या था, पहला नंबर a दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड इट गोज ऑन, सो ये आ गया हमारा दैट इज ap, पूरी सीरीज हमने लिख दी। आई थिंक इतना बेसिक क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, जिससे आपकी वैल्यूज को निकालना होगा। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मल्टीपल टाइम्स आया और आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं।
right? So now let us move to the next important question. Now let's see a most important question जो थोड़ा सा अलग है, टिपिकल बट बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आया है, ठीक है? हमें यहाँ पर क्या चीजें निकालनी, लेट्स सी इन दैट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, लाइक 2012, 16, 19 एंड 23 रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, और आप देखो 2 3 3 4 साल के बाद में रिपीट हुआ है, तो इस साल भी आने के चांसेस हैं, ठीक है? ओके, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले देख लो क्या नंबर है, 5, 11, 17, 23 एंड इट गोज ऑन, ठीक है? ये हो गया हमारा एक सीरीज जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एपी का फॉर्मेट दे रखा है। हमें क्या चेक करना है कि 301 इसमें इस लिस्ट में कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? अब समझते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, ये सीरीज है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म, राइट? अब मुझे पता चल गया कि भाई ए दैट इज फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 5, मेरा काम आसान हो गया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, दैट आई नो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म था 11, फर्स्ट टर्म है 5, माइनस करेंगे आएगा 6। इसका भी चेक कर लो ये एपी है या नहीं, तो D1 निकाला, ऐसे आप D2 में निकाल के चेक कर लो, दैट इज A3 माइनस A2। A3 कितना है, 17 माइनस 11, तो 17 में से 11 जाएगा, दैट विल बी 6। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, ठीक है? तो मुझे D भी मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, मतलब ये एपी तो फॉर्म करता है, तो मुझे यहां पर मिल चुका है, दैट इज A इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। मुझे निकालना क्या है, मुझे पूछ रहा है क्या ये इस सीरीज में कहीं पर आएगा, मतलब n निकालना है कि किसी पोजीशन पे क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या दे रखा है, ये an दे रखा है, ये कोई एक नंबर है, दैट इज 301। ये हमें दे रखा है कि 301 इस सीरीज में कहीं पर आ रहा है, बट आप चेक करो क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊं, एक nth टर्म वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज an is equals to a plus n minus 1 into d। a मुझे पता है, d मुझे पता है, a मुझे पता है, क्या मुझे n पता है, वही मुझे निकालना है ना कि किसी जगह पर ये आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है, आ भी रहा है तो किस जगह पर आ रहा है। तो मुझे फाइनली यहाँ पर क्या निकालना है, सो इन दिस क्वेश्चन आई नीड टू कैलकुलेट दैट इज n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप क्या लिखोगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्म, ओके? नाउ अब जो भी वैल्यूज निकली हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो an की वैल्यू हमारी क्या है, 301, a की वैल्यू क्या थी, दैट इज 5, n की वैल्यू हमें नहीं पता, d हमारा आया था, दैट इज 6। अब इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका, जनरली क्या होता है सब लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, बट मैं आपसे बोलूंगा नंबर को पहले नंबर के साइड स्विच कर लो। सो 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, ऐसे छोड़ दो। अब इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 301 माइनस 5, तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा 9, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 11, राइट? क्योंकि भाई इससे कैरी बना 10, 10 से 11, तो 11 में से यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 296, ठीक है? कितना आ गया, दैट इज 296 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है? अब ये इंटू है तो ये डिवाइड में आएगा, सो हम इसे लिख सकते हैं 296 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 6 6 है, दोनों गिवन है, तो 2 के टेबल से हम काटने की कोशिश करते हैं। 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, ठीक? इतना आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वहीं पर नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना, वहीं पर लिख रहे हैं पूरा कचर कचर नहीं, अलग से फिर से लिख लो, अच्छे से साफ सुथरा। अब हम 3 के टेबल से कट करते हैं। 3 से कट करने का रूल क्या है कि सारे का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 1 + 4 5, 5 + 8 30, 33 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, राइट?
अब यहां पर हमें मिल गया कि भाई ये 148/3 है और दैट इज n-1। ओके, अब ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, बट यहां पर माइनस है तो -1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 148/3 -1 आके इधर +1 हो जाएगा, n इधर रह गया। एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 148 + 3 = n। आगे सॉल्व करते हैं। सो 148 ये हो जाएगा 151/3 = n। अब आप देखो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, क्योंकि 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, इट इज नॉट डिविजिबल। अब n की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, क्या ऐसा हो सकता है? अब सोचो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 जगह पर हो सकती है, 200 पे एक फिक्स पोजीशन मैंने बताया नेचुरल नंबर्स, राइट? तो क्या फ्रैक्शन में n आ सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमेशा n पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, n हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, कहीं तक जा सकता है पॉजिटिव टिल इंफिनिट। ठीक है? तो यहां पर फ्रैक्शन जब भी आएगा इट इज नॉट कंसीडर्ड। सो आप बोलोगे ओके 301 इस फॉर्म में नहीं आता, या इस नंबर लाइन में कहीं पर नहीं आता, ये हमारे साथ ब्लफ किया गया है। ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेक कर रहे होंगे, राइट? ओके, तो चलो आइए एडवांस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो डेफिनेटली आने के चांसेस है। सो लेट्स सी दैट। अब क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? 2012, 15, 17, 18, 19, 20 इतने बार रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता ही आता है, या 2 मार्क्स के। सो ट्राई करना ये क्वेश्चन बन जाए आप सभी से। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? सबसे पहले बात हुई 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर कहां से कहां आता है वो सोच लो। तो आपको दिमाग में आ गया सर 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर और 99 तक जाता है, राइट? ये होते हैं 2 डिजिट नंबर की पूरी सीरीज। ओके, अब डिविजिबल बाय 3 के टेबल में आना चाहिए। सो अगर मैं देखूं द नंबर्स which are divisible by the numbers which are divisible by 3। ठीक, तो कौन कौन से नंबर होते हैं? तो अगर मैं 3 की टेबल पढ़ता हूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो 12 से हमारा क्या होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है। 10 के बाद 11 नहीं आता, 11 के बाद 12 आता है। ठीक है? सो 12 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड इट गोज ऑन। अगर हम लास्ट से देखते हैं, सो 2 डिजिट नंबर कहां पर ऐड होता है? 99। क्या 99 3 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि टोटल 9 + 9 18 होता है। 18 3 के टेबल में आता है, तो 99 इज आल्सो डिविजिबल। तो यहां पर जो लास्ट नंबर है वो आ गया 99। ये हो गया हमारा सीरीज कि इतने नंबर्स होते हैं, बट कितने नंबर्स होते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, राइट? बट यहां पर हमें दिख गया भाई पहला नंबर क्या आया? 12। ये क्या बन जाएगा? ए। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है? ओके, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3 और ये A4। ये हो गया लास्ट टर्म। तो हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, आखिरी में आ रहा है इसलिए हम इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है? ओके, अब मुझे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना था? 15, फर्स्ट टर्म है 12, तो 15 - 12 ये आ जाएगा 3। चेक कर लेते हैं दूसरा भी, D2। सो ये क्या हो जाएगा? 18 - 15 दैट इज आल्सो 3। सो हमें मिल गया, दैट इज A की वैल्यू हमें मिल गई 12। ठीक है? और कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 3। भाई 3 के टेबल में आया, 3 का डिफरेंस तो आना ही चाहिए, राइट? A मिल चुका है, D मिल चुका है। ओके, हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, नंबर्स मतलब समझ गए n की बात हो रही है कि इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। क्या इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? सो हियर वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? ये निकालना है। ओके, तो अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म nth टर्म वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज an = a + n - 1 d।
ए हमें पता है, डी हमें पता है, एन हमें निकालना है। क्या आपके पास ए एन है? ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। अब ध्यान से सोचो इसको, क्या आपके पास ए एन है या नहीं है? थिंक, सोचिए थोड़ा सा। है। कैसे? बट लास्ट वाला नंबर है ना 99, तो ये हम इसको एल भी ले सकते हैं भाई। एल, इसको लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। या आप बोल सकते हो भाई लास्ट में जो आ रहा है दैट इज आल्सो ए एन, हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। सो ए एन भी हमारे पास आ गया। तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी? ए की वैल्यू होगी हमारी 12, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 3, ए एन की वैल्यू हमारे पास 99 है। इस सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए एन की वैल्यू हो जाएगी 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। मैंने बोला नंबर को इधर पहले शिफ्ट कर लो। सो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। सो 99 माइनस 12, 99 माइनस 12, तो 9 टू 7 और ये हो जाएगा 87। 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। इंटू है तो उधर जाके होगा डिवाइड। 87 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो प्लस कर लो, 3 से डिवाइड करना है तो 8 प्लस 7 15, 15 3 के टेबल में आता है। यस, तो ये नंबर डिवाइड होगा। अब 87 को डिवाइड करके देख लो। सो 3 2 6, ठीक है। यहाँ पर कह रही है 27, 9 27। सो ये 329 टाइम्स होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 29 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा 29 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 30। मतलब इस सीरीज में कितने टर्म्स आ रहे हैं? देयर आर टोटल 30 टर्म्स। 30 ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के जो कहां से? 2 डिजिट नंबर लाइक फ्रॉम 10 टू 99, वो किससे डिविजिबल है? दैट आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है दिस 99। तो इसको हम लास्ट में आ रहा है तो हम इसको L भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म, या फिर आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो A N। ठीक है। चलो, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहां तक आपको लेक्चर देखने मजा आया होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। आई होप यू एंजॉयड। सेशन को लाइक कर देना और मेरे भाई कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है, किस टाइप की चीज और आपको डिमांड है, आपको क्या चाहिए। अब मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन nth टर्म के डिस्कस करेंगे और सम ऑफ nth टर्म को डिस्कशन करेंगे विद PYQs। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, बाय बाय।